नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लाइव डिबेट और हमारे साथ में हमारे खास मेहमान हैं आज दो। गिरीश चंद्र जोशी जी हैं जो एटीवी न्यूज चैनल के ब्यूरो चीफ है छत्तीसगढ़ से। आपका बहुत बहुत स्वागत है जोशी साहब। और हमारे साथ में सीमा शुक्ला जी हैं जो ब्यूरो चीफ है रायपुर की। तो शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एटीवी पर। देश के अंदर तीन घटनाएं होती हैं और उनकी डेट भले ही आगे पीछे रहे, लेकिन तीनों घटनाएं आज सुबह से जो है टीवी मीडिया में छाई हुई हैं। एक घटना मेरठ से आती है और दूसरी राजधानी जयपुर से, और तीसरी जो है वो घटना ठीक हमारे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से आती है। हम मेरठ से स्टार्ट करेंगे। मेरठ में एक लड़की है जिसे एक लड़का प्रेम करता है, राजपूत समाज का है। लड़की जो है वो रस्तोगी समाज की है। लड़का मर्चेंट नेवी में है। मर्चेंट नेवी में लगा हुआ है, प्रेम हो जाता है, शादी करता है। शादी करने के साथ ही उसको परिवार से बेदखल कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता है। लड़की के परिवार वाले जो परिजन हैं वो सहायता देते हैं, साथ देते हैं और लड़की की शादी करवा देते हैं। तो अब इसके बाद में शुरुआत यहाँ से होती है कि जो लड़की है वो उसके साथ में खुश रह रही है। अब लड़का लंदन चला जाता है। लंदन जो है वहां 2 साल उसको लगते हैं। 2 साल वो वहां रहता है। अब इस दौरान जो परिवार है जिसने बेदखल कर दिया है ना, उसने लड़के की सुध ली है कि लड़का कहाँ हमारा मरा है, कहाँ जिया है। तो एक तो ये होता है। दूसरी तरफ वहीं उनके जो लड़की के परिजन हैं वो लगातार लड़के का हालचाल भी ले रहे थे और उसके साथ जुड़े भी हुए थे और बेटे की तरह उससे प्यार भी करते थे। अब जब लड़की 2 साल अकेले रहती है, जाहिर सी बात है ना कोई अनुशासन है परिवार का, और आप अकेले रहेंगे तो किसी न किसी के संपर्क संपर्क में आ ही जाएंगे। और शुरुआत से वृत्ति अगर ऐसी हो तो फिर खास करके तो रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं है। किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है। तो नशे भी लड़की करने लग गई। तो उसके साथ जो है उसकी साहिल, एक उसका जो पुराना दोस्त था जो स्कूल के दौर में पढ़ा करता था, उससे दोस्ती हो गई। उनका मेल मिलाप शुरू हो गया, प्रेम प्रगाढ़ हो गया। उसके बाद में ये लोग जो है प्लान कर लेते हैं। अब लड़का जो है, जो दूसरा इसको मिलता है, वो काला जादू, टोने टोटके जैसी चीजें जो है वो करता था। हालांकि लंबी कहानी है इस पर। इसके बाद में जो है वो लड़की मर्डर करती है, नशा करके या जैसे भी। वो रिपोर्ट आने के बाद में पता चलेगा कि इसने नशा किया हुआ था या नहीं किया हुआ था। मर्डर करके ड्रम में जो है उसके 4-5 टुकड़े करके डालती है, ऊपर से जो है वो सीमेंट डालती है और उसी में वो दफन कर देती है उसको। और उसके बाद वो शिमला चली जाती है। तो वहां से उसके मोबाइल को चला रही थी। हालांकि उसके पिताजी का, माताजी का जो मैसेज आता है कि कहाँ है, दामाद से बात करवाइए, तो कहती थी कभी नीचे गए हैं, कभी खाना लेने गए हैं, इत्यादि इत्यादि। उनको जो है पूरे भ्रम में डाल रखा था और ऐसा ही एहसास कराती थी कि हम शिमला आए हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अब यहाँ से जब ये लोग जाते हैं तो मकान मालिक को पता चलता है कि इनके घर में जो है लड़के का रोजाना आना जाना है। तो वो आपत्ति करते हैं और कहते हैं कि कमरा आप खाली कर दीजिए। कमरा खाली होने लगता है। कमरे में जो ड्रम था उसको अब उतारने की बारी आती है। अब वो जब तक जो सीमेंट है वो जब तक जल के पानी के संपर्क में नहीं आता है तब तक उसका वजन जो है वो भले ही कम हो। अब ऊपर से कम 1 से 1.5 कुंटल सीमेंट और साथ में 1 से 1.5 कुंटल या 70-80 किलो भी अगर हम बांध के चले वजन, तो 2 कुंटल वजन हो जाता है। 2 कुंटल को 2 व्यक्ति या 4 व्यक्ति तो उठा नहीं पाएंगे। जाहिर सी बात है कि 2 मंजिल से नीचे लेकर के आना फिर चढ़ाना। वो लड़की से पूछते हैं कि इसमें क्या है, तो वो कहती है कि घर का कबाड़ है। कबाड़ है तो इतना वजन कैसे हो सकता है। उसका वो ढक्कन खोलते हैं नौकर। तो अब ऐसे में वो लड़की डर जाती है और अपने मायके की तरफ चल देती है, भाग जाती है मौके से। और वो जो नौकर है वहां वो उस डिब्बे को खोलते हैं तो उसमें से जो मानव गंध है जो मृतक की वो बाहर निकलती है। उसके बाद में फोन जाता है। फोन जाने के बाद में पुलिस जो है मौके पर पहुंचती है। लड़की घर जाती है और उनको वो कहानी बताती है, कहानी सुनाती है। हालांकि परिवार वाले विश्वास नहीं कर रहे थे कि ऐसा कभी हुआ नहीं है, तो ऐसा हो नहीं सकता है जो उन्होंने पूरे मीडिया कर्मियों को बताया। वो कहते हैं कि ठीक है आप थाने चलिए। थाने जाकर के जो है वो रिपोर्ट करने से पहले उसको रोकते हैं कि बेटा मुझे तुम्हारी कहानी पच तो नहीं रही है, विश्वास करने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन कैसे करें। लड़की उन्हें सारी सच्चाई बता देती है। ऐसा ऐसा हमने जो है कर दिया है, साहिल के साथ मिलकर के हत्या कर दी पति की।
इतना बड़ा जघन्य अपराध, माता पिता उसको लेकर के थाने जाते हैं और थाने में जाकर के पूरी कहानी जो है थानाध्यक्ष को बताई जाती है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, निशानदेही होती है, पुलिस उधर भी पहुंच चुकी थी। और अब इधर हम दूसरे पार्ट पर बात कर लेते हैं। उसके बाद में मीडिया वालों ने पूछा, उन्होंने स्वयं कहा कि मैं लड़की को लेकर के गया, मैं तो चाहता हूं कि मेरी बेटी को फांसी होनी ही चाहिए, और अगर फांसी नहीं होती है तो मैं खुद अपने आप अपनी बेटी को मार दूंगा, इसने कलंकित कर दिया है, तमाम तरह की चीजें। दूसरी तरफ जो माँ बाप, भाई बहन जो मतलब नहीं रखते थे उसके, न मरने में न जीने में, बेदखल कर दिया, छोड़ दिया, एक तरह से समाज से बहिष्कृत कर दिया। किसके कारण? इंटरकास्ट मैरिज के कारण। अगर वो लड़की इंटरकास्ट मैरिज के बाद में उसके परिवार वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं, अब यहाँ से इसलिए ध्यान से सुनना है क्योंकि इसी पर हमारा सवाल रहेगा सीमा जी आपसे। अगर इंटरकास्ट मैरिज को, अंतरजातीय विवाह पहली बार तो हो नहीं रहे हैं, ये सदैव होते रहे भगवानों के दौर से लेकर के आज तक, आज के दौर में भी। तो अगर वो जो इंटरकास्ट मैरिज है, जो अंतरजातीय विवाह है, अगर यह एक्सेप्ट हो जाता तो वो लड़की जाहिर सी बात है कि अपने ससुराल में आती, बहू के रूप में अगर स्वीकार ली जाती, तो ऐसे में वो अनुशासित भी रहती। और शायद जो वो लड़का लंदन गया था कमाने के लिए, इस दौरान सास बहू का जो वहाँ है, सास का और बाकी परिवार का वो नियंत्रण रहता, और कोई शायद जरूरत या आवश्यकता ही नहीं पड़ती कि वो घर आता या इतने लंबे जो है रिलेशन बनते या नशे के चक्कर में पड़ती। ये सब चीजें तो नियंत्रित ही होती निश्चित तौर पर, अगर नशे और इन चीजों को लेकर के हम देखें। कैसे देखते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज करने के बाद में जो परिवार अपनी ऊंची शान शौकत के कारण छोड़ देते हैं, तो फिर बाद में वापस क्यों मुड़ते हैं? अब क्यों बेटा बेटा दिख रहा है, अब क्यों जो है बेटी बेटी दिख रही है? अगर बेटा दिख रहा है तो बेटे के जो बेटी है, मतलब कहते हैं ना निशानी बची है, अगर बेटे से इतना ही प्यार है तो उनकी माँ या उनके परिवार ने एक बार भी नहीं कहा कि हमको वो बेटी चाहिए जो हमारे बेटे की बेटी है। तो अब बच्चों से भी लगाव नहीं है, ना अपने बेटे से लगाव था। तो क्या सिर्फ चेहरा चमकाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं? क्यों अब लगाव हो गया बेटे के मरने के बाद में, और जबकि अभी भी बेटे के परिवार से तो कोई प्यार है ही नहीं, ना बेटे के बेटी से प्यार है। तो कैसा, कितना खोखला प्यार है ये, कब तक? मतलब मैं ये समझना चाहता हूँ गलतियां किसकी हैं, कहाँ पर है। पूरी कहानी आपको हमने बता दी कि अगर ये होता तो इस तरह से भी ये हो सकता था। इसको न स्वीकारना भी, समाज में ऐसे चीजें और आगे ना हो इनको लेकर के, क्या अब हमको संभलने की आवश्यकता है या नहीं? जी। होता क्या है सर, पहली पीढ़ी और पिछली पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच जो है तालमेल नहीं हो पाता है। लेकिन खून का रिश्ता जो होता है वो खत्म नहीं होता है, खून का रिश्ता बना ही रहता है। तो माता पिता के लिए बच्चा पराया नहीं होता है, वो आने वाली बहू को पराया समझते हैं। उसके कारण कुछ सामाजिक दबाव भी रहता है, उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि उनको अपने बच्चे से लगाव नहीं रहता है, पर इतनी दूरी भी नहीं बनानी चाहिए सर कि भविष्य में इस तरह से कांड हो जाए, फिर उसके बाद हमको रोना पड़े। इतनी भी दूरी नहीं बनानी चाहिए। हाँ, बच्चों को कमाने खाने लायक बनाना या उनको दूर करने से उनकी जिंदगी में प्रोग्रेस करने के लिए करना, वो अलग बात होता है। लेकिन पूर्ण रूप से परिवार से दूर करने से बच्चे कहीं न कहीं अपने खालीपन के लिए तो ढूँढते ही हैं। तो ढूँढने से कभी रास्ता सही भी मिलता है और कभी गलत भी मिलता है। ये नहीं कहा जा सकता कि बच्चे अच्छे रास्ते में चले या बच्चे पतन के रास्ते में चले। पर कोई ना कोई इस टाइप का अंजाम देखने के पीछे माता-पिता जो है उनको बराबर से समय नहीं देते हैं और उनको समझ नहीं पाते हैं, और पुरानी पीढ़ी और आज की पीढ़ी के बीच तालमेल नहीं बैठा पाते हैं, ये भी एक बड़ा कारण बनता है। ठीक है। पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी की जो आपने बात की है उस पर एक सवाल आपसे रहेगा, फिर हम उस हिसाब से दोनों सवालों के उत्तर बारी बारी से लेंगे। पहले जब जी, एक पिता अपनी बेटी के लिए वर देखता था तो पति देख करके शादी होती थी, पति को देखा जी, जाता था कुल कैसा है, लड़का क्या जो है कर रहा है, इस तरह का उसका जो है सामाजिक उसकी प्रतिष्ठा है, और क्या समाज उसके बारे में सोच रहा है। चार लोग, जिन चार लोगों के डर से आज जो है जो लोग इस तरह का कदम उठा रहे हैं या परिवार से अलग हो जा रहे हैं, परिवार से विमुख होते जा रहे हैं। अब तो माँ बाप खुद ही संपत्ति देख करके शादी कर रहे हैं, पति देख करके शादी नहीं कर रहे हैं। तो इस पर आपके क्या विचार है कि संपत्ति जब देख रहे हो तो फिर पति में बाद में कमियां अगर आपकी बेटी निकाल रही है तो क्यों?
फिर तो अब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ना, पहले से तय हो जाएगी, संपत्ति देख करके की गई शादी में पति में गलतियां नहीं फिर निकालनी चाहिए, न परिवार को, और हक भी नहीं है, क्योंकि अगर आप संपत्ति देख रहे हैं, अगर लड़के से ये उम्मीद की जा रही है कि उसकी सरकारी नौकरी ही सब कुछ है, और लड़की जो है वो कहा जाता है कि लड़का उसके पास 10 बीघा जमीन होनी चाहिए, उसके पास ये होना चाहिए, उसके पास बैंक बैलेंस होना चाहिए, कहाँ से आ रहा है, किस तरह से कमा रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए। तो संपत्ति देख करके अगर शादी की जा रही है तो ये भी कहाँ तक ठीक है? क्या ये ठीक है? आप अपने बच्चों को आप गर्त में धकेल करके जा रहे हो, तो ये कैसी पहली पीढ़ी और कैसी अंतिम पीढ़ी? ये तो कहीं की पीढ़ी नहीं रही ना, जो बीच वाली पीढ़ी है, मतलब अपनी मर्जी से शादी भी करना चाहती है, और ये चीज कि हम आपको बहुत अच्छे घर में आपको लेके जा रहे हैं, और वो अच्छा घर उसके लिए नर्क बन जाता है, उसको नहीं लगता है कि सोने की लंका उसके लिए है, वो नहीं उसको स्वीकार कर पाती है, तो उससे वो विमुख होकर के, या फिर उसके साथ में जो है क्या किस तरह से होता है, हम सब देखते हैं, अदालतों के चक्कर बाद में लगते हैं, कुछ आत्महत्याएं होती हैं, सहम जाते हैं, डर जाते हैं, और फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है। कोई अपने मन से शादी करता है तो भी परिवार अलग कर देता है, और अगर पिता के मन से शादी होती है तब भी परिवार अलग होता है। अंतर ये होता है कि इसमें लड़की मरती है या लड़का मरता है, उसमें भी उसमें लड़के का मरना तो तय ही होता है, और लड़की का, दोनों में से एक का। तो दोनों तरफ जो मरने का जो है, एक तरफ संपत्ति देख करके, एक तरफ पति देख करके, अगर पति एक तरफ मिलता है तो समाज छूट जाता है, परिवार छूट जाता है, संपत्ति मिलती है तो पति ठीक नहीं मिलता है, परिवार ठीक नहीं मिलता है। कैसे देखते हैं आप इसको? जी। ऐसा है सर कि जो मतलब अगर लड़की है अपने घर में और वो कहीं लड़का देख रही है, मैं डिस्कनेक्ट कैसे हो गई? जी। अब आ रहे। तो उस परिस्थिति में क्या है कि माता-पिता को भी थोड़ा-सा साथ देकर पहल करना चाहिए सर कि लड़का किस स्तर पर है, और अपने बच्चे को हर स्तर पे समझाना चाहिए कि संपत्ति ही सब कुछ नहीं होता, उसके साथ-साथ संस्कार भी देखना ज़रूरी है, कि लड़का क्या करता है, पूरी तरह से मतलब संतुष्ट हो जाओ कि लड़का सही है या नहीं है, तब कदम आगे बढ़ाओ, तो लड़कियाँ उस ढंग से देखेंगी। आजकल ये नहीं कहा जा सकता सर कि लड़कियां ही सही हैं और लड़के खराब हैं। ये भी हो सकता है कि लड़का पूर्ण रूप से सही हो और लड़की के संस्कार में कमी हो। दोनों ही बातें मायने करती है। तो दोनों के परिवार वालों को यदि लड़का-लड़की पसंद करते हैं आपस में, तो उनको इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए और उनको समय देना चाहिए कि समझाना चाहिए कि इस ढंग से उसको देखो, इस ढंग से उसको देखो, हर ढंग से पहले समझ लो एक-दूसरे को साल, 1.5 साल, 2 साल, उसके बाद फिर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाओ। साथ में परिवार का सहयोग रहने से रिश्तों का जो है रूपरेखा दूसरी ही रहेगी। और कभी व्यक्ति अपने आप को खालीपन नहीं महसूस करेगा, अकेलापन महसूस नहीं करेगा और इस तरह की घटनाएँ भी नहीं होंगी। लेकिन अगर माता-पिता भी ढूँढते हैं तो उसमें कोई खराबी नहीं है। लड़कियों को और लड़कों को भी पूर्ण मौका देना चाहिए कि वो जो माता-पिता कोई रिश्ता ढूँढे हैं तो वो उनके लिए सूटेबल है या नहीं है, समझें, थोड़ा समय दें, उसको रिश्ता को आगे बढ़ाना चाहिए। दोनों परिस्थितियों में कभी भी रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए हर स्थिति से मतलब गुजर के उनको देखना चाहिए, प्रैक्टिकली देखना चाहिए। आजकल वो होती है ना सर, डेटिंग होती है। डेटिंग करा के देखना चाहिए, आपको आपस में बैठा के देखना चाहिए, दोनों के खान-पान, रहन-सहन स्तर को देखना चाहिए। सब चीज़ जब मैच कर जाए सर, क्योंकि जीवन भर का सवाल रहता है और इस ढंग से दोनों एक-दूसरे को सहयोग करके चलेंगे, तो आगे का जो भविष्य है वो अच्छा ही रहेगा, बुरा नहीं होगा, क्योंकि ये केवल यहीं तक नहीं रुकता, उनके बच्चे भी होते हैं, उनके बच्चे क्या करेंगे सर? कल के दिन घटनाएँ हो जाएँगी तो, ये भी प्रश्न उठता है। जी। जोशी साहब, समाज में एक कुरीति हटाने के लिए क्या दूसरी नई कुरीति का फिर निर्माण करना पड़ता है, या एक कहें कि हम उसका एक तोड़ लाते हैं और धीरे धीरे वो भी कुप्रथा बन जाती है? जैसे जो दहेज का तोड़ था वो इंटरकास्ट मैरिज निकाला गया, बिल्कुल निश्चित तौर पर, और मुझे लगता भी है कि ठीक भी है, सही भी है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो दहेज प्रथा में भी न तो कोई कमी आई है, न कोई बदलाव आया है। दहेज प्रथा होनी ही क्यों चाहिए? दहेज देते समय, दहेज प्रथा जिस समय होती है डिमांड, उस समय नहीं बताया जाता है, मौतें हो जाती हैं, उसके बाद जो केस लिखाया जाता है, आपको लगता नहीं कि कानून कहीं न कहीं एक जो है देश के ही नागरिकों के साथ दोहरा व्यवहार कर रहा है, महिलाओं के साथ अलग?
पुरुषों के साथ अलग, इसमें क्या असमानता नहीं आ रही है, इसमें समानता की बात कहाँ हो रही है। तो उससे क्योंकि जो महिला है वो किस कारण पीड़ित थी, वो पीड़ा जाने हुए बिना कोर्ट में सिर्फ एक ही एक्ट में हो जाता है केस कि वो दहेज एक्ट पहला। दूसरा, अगर आप पीड़ा ही नहीं जानेंगे कि वो किसी और बात से दुखी थी, किसी और चीज से दबाव में, क्योंकि आत्महत्या भी आसानी से लोग नहीं करते, चाहे आदमी हो या औरत हो। तो वजह दूसरी जो परिवार लिखा देता है, क्या परिवार को वो वजह नहीं पता है, या फिर वो वास्तव में वो वजह लाई नहीं जाती है पति के माध्यम से, कि उनको सुनकर के कि आखिर वजह क्या थी। असली वजह के लिए तो कोई कानून है ही नहीं ना, देश को पता ही नहीं चलता है कि हत्या क्यों। जी। दहेज प्रताड़ना के मामले जो काफी ज्यादा आ रहे हैं, इसके पीछे कारण भी है। सबसे मुख्य कारण है लोगों के पास बेरोजगारी अधिक है, और उसके बाद घर परिवार का दबाव भी रहता है। लोग जब लड़का की शादी दबाव में की जाती है तो उनका अपने पास उनके पास उस तरह का संपत्ति कहे या कुछ व्यवस्था कहें, वो उचित मात्रा में न होने से उनका एक प्रकार से झुकाव वधु पक्ष की ओर होने लग जाता है, और उनका यह सोचना रहता है कि अगर वहां से हम लड़की ला रहे हैं तो कुछ न कुछ उन लोग उम्मीद करते हैं, और इस चक्कर में कई बार अनावश्यक दबाव बनाकर दहेज की मांग की जाती है, जो आगे चलकर परिवार के लिए भी नुकसानदायक होती है, दोनों ही परिवार के लिए नुकसानदायक होती है। इस बात को लेकर कभी वधु पक्ष अगर सक्षम है तो उनकी मांगे तो पूर्ण कर दी जाती हैं, लेकिन कई बार मांगे अनावश्यक और बढ़ती जाती हैं। अगर लड़का पक्ष समझदार है, उस स्थिति में दोनों परिवार में मेल मिलाप हो या दोनों सहयोग की भावना रखें तो ऐसी घटनाएं ना हो। लेकिन यहाँ पर दबाव की बात आती है, और घर परिवार के लड़का लड़की में अगर सामंजस्य है, दोनों में उस तरह की बात नहीं है, तो घटना नहीं हो सकती। लेकिन घर परिवार के लोगों का अनावश्यक दबाव उन उन लोगों के बीच में एक प्रकार का तनाव पैदा करता है, और इस तरह की घटनाएं अक्सर देखने को मिल रही हैं। परिवार उनके बीच में मतलब शामिल होके इस तरह की घटनाएं करता है, और मजबूरी में दोनों पक्षों में से कोई एक पक्ष को नुकसान होने की स्थिति में विवाद की स्थिति पैदा होती है, और इस तरह की घटनाएं होती हैं। और दहेज के जो मामले हैं अभी वर्तमान में काफी उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है, और कारण भी वही है। इसी कारण से घटनाएं भी हो रही है, लेकिन हर जगह ये स्थिति ऐसा नहीं है। और कई जगह तो पारिवारिक माहौल में जो विवाह होते हैं या जो उसमें इस तरह की घटनाओं को नहीं देखा जाता। घर परिवार में सुरक्षित है, और घर परिवार भी सही काम कर रहे हैं, परिवार में तो सवाल ये सामंजस्य है, उठता है जोशी प्रेम साहब, है, इसमें सवाल ये उठता है कि आपने शादी की, शादी के समय कुछ अलग तरीके के भी कुछ नियम आप बना देने चाहिए। और हिंदू धर्म में तो साफ है कि एक बार शादी कर ली तो ये आपके घर की लड़की हो गई और आपको ही देखना है सारा कुछ। अगर कोई पति जो है दहेज की मांग करता है, उसमें दो बदलाव हो जाने चाहिए। मेरा तो सुझाव सरकार को यही रहता है, और मैंने लिखा भी है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है कि घर जाकर के आप रुपए ले आइए, और घर की स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी वो बार बार दबाव बनाता है, ऐसे में जब शिकायत पुलिस को पास जाए तो उसी दिन सेम डे उसी दिन गिरफ्तारी हो और वो जेल भेजा जाए। जेल भेजने के साथ ही उससे जो भी काम जेल के अंदर करवाया जाए उसका आधा जो है वेतन वो घर हाँ, को उस भेजा जाए, स्थिति ताकि में घर भी जो लड़के है को सुरक्षित नहीं। आप पूरी बात सुन लीजिए ना। जी जी क्योंकि जब आप मजदूरी करके भी लोग कमा रहे हैं, अपनी माँ को तो नहीं लोग छोड़ देते हैं, बाप को तो नहीं छोड़ देते हैं कि नहीं बेरोजगार है। बेरोजगारी का क्या मतलब हुआ। चलिए, जहाँ माँ बाप भी ओल्ड एज होम में जाते हैं वो भी बहुओं की गलती की वजह से जाते हैं, बेरोजगारी की वजह से कभी भी माँ बाप नहीं जाते हैं। बेरोजगारी कभी कोई बहाना नहीं आया कि ओल्ड एज होम में बेरोजगारी की वजह से कोई अपनी माँ को छोड़ाया। घर की आपसी कलह की वजह से 99% केसेस होते हैं। 1% ऐसा हो कि बेटा मर गया या कमाने वाला कोई नहीं है, बेटा भी असाध्य है, तो ऐसी स्थिति में वो शायद जाते हैं। 1% में भी बहुत कम, 0.0001% ऐसा होगा कि बेरोजगारी में कोई अपनी माँ को छोड़ने गया, अगर घर में कलह नहीं है। तो अब जब कलह नहीं है, बेरोजगारी तो एक सिर्फ बहाना है।
बेरोजगारी है किस चीज में? आजकल हर जगह पैसा है, मजदूरी लाखों लोग करते हैं, तो लाखों लोग तो नहीं छोड़ देते हैं। अगर वही बहाना बनाकर के जो लोग ये कह रहे हैं कि हम बेरोजगारी के कारण पैसा मांगते हैं, दबाव बनाते हैं, प्रेशर करते हैं, तो ऐसी स्थिति में कि भाई आपके पास काम नहीं है तो अब सरकार आपको काम देगी, लेकिन कहाँ? जेल में। आप वहां कमाइए और आपका आधा पैसा आपके घर भेजा जाएगा, ताकि घर के लोग भी जो है जीवन यापन कर सके। तो ऐसी स्थिति में कुछ कानून इस टाइप के भी बने ताकि लोगों के अंदर डर हो कि एक शिकायत अगर होगी तो हमें सीधा जेल भेजा जाएगा, और अगर हम घर में खर्चा नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे, और अगर हम इस चीज की एक डिमांड करते हैं तो हमारे साथ में ये हो सकता है। तो लोगों में डर हो सकता है, लोग अपने आप को बदलेंगे। निश्चित तौर पर वो भले ही 500 की दिहाड़ी करें, 300 की करें, लेकिन घर के बाहर जेल के अंदर कौन जाकर के करेगा? कितनी 300 रुपए का काम भी किया और परिवार को रुपए भी 150 मिल रहा है। 150 तो सरकार को जा रहा है, क्योंकि हमको खाना यहाँ दिया जा रहा है, रहने दिया जा रहा है, हमारे पीछे सुरक्षा लगाई जा रही है। तो उसकी भी कटौती गवर्नमेंट ने करनी चाहिए, ताकि ये 6-6 महीने में सुधर जाएं, और 6 महीने या महीने भर रखना बहुत आवश्यक है, ताकि उनको पता चले कि दोबारा जेल में नहीं आना है। वही आप कांड करेंगे। तो इस टाइप से कानूनों में कुछ ना कुछ तो आप बदल देना चाहिए, ताकि जब जनसंख्या बढ़ने लगे तो लोगों में एक डर हो जाएगा ना। जी। सरकार को इस मामले में मतलब कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि क्या होता है, पैसे के बल पे या किसी अन्य वजहों से या राजनीतिक दबाव के चलते इन मामलों को या तो रफा-दफा कर दिया जाता है थानों में, पुलिस कार्रवाई दबाव की वजह से नहीं हो पाती, और कई सारे और कारण होते हैं। लेकिन सरकार को चाहिए, शासन को चाहिए कि इस दहेज प्रताड़ना के मामले में काफ़ी कठोर कानून बनाना चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाएँ दोबारा सुनने को ना मिले। यह समाज के लिए काफ़ी दुखद है। दहेज एक प्रकार से अभिशाप ही कहा जाए, समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है, और इस पर कानून बनना अच्छा, चाहिए। एक और लेकिन सवाल है, शासन को जैसे भी एक बात मैं मैं कहना आपको चाहूँगा। बताता हूँ कानून की खामियों की। अगर हम बात करें कानून की खामियों की, मान लीजिए किसी के परिवार में अकेला बेटा है और उसको किसी रंजिशवश पड़ोसी ने मार दिया। ऐसे में क्या होता है, उसको सजा हो जाती है 20 साल, 25 साल, या आजीवन, या जो भी है सजा उसको हो जाती है आजीवन। अब उनकी जो आंखों का तारा है, सहारा है, वो तो अकेला बेटा चला गया ना, उनके परिवार में कोई कमाई नहीं। क्या सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए कि कानूनों में आप बदल करके कि वो जो व्यक्ति सजा याफ्ता मुजरिम है उसको निश्चित तौर पर हर महीने एक जो राशि है निश्चित सरकार की तरफ से वो उसको मिलती है। उस राशि का आधा भाग हर महीने जो है, आधा भाग जो महीने में कमाई कर रहा है वो उस परिवार को भी भेजा जाए जो पीड़ित है उस चीज से। उसको सजा तो मिल गई है। क्या इन चीजों को अगर डाला जाएगा तो जाहिर सी बात है कि लोगों को ये भी डर लगेगा कि भाई जो पैसा आप पूरे परिवार को अपने दे रहे हो, क्योंकि आपने किसी के परिवार का एक बेटा मार दिया और आप जेल में जाके कमाई कर रहे हो और पैसा अपने परिवार को भेज रहे हो, तो पीड़ित परिवार को भी तो आधा पैसा भेजा जाना चाहिए, ताकि लोगों के अंदर डर भी इस बात का रहे कि भाई कल को अगर हम करेंगे तो हमको पूरे जीवन भरना पड़ेगा, और सरकार ही हमसे भरवाएगी, और वो भी डंडे के दम पर भरवाएगी, कानून के दम पर भरवाएगी। शुक्ला जी, आप मुस्कुरा भी रही हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ क्या वाकई में लोगों में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे? क्या लोग बदलेंगे नहीं? और क्या वो सही मायने में भरपाई नहीं होगी जो पूरे जीवन भर, क्योंकि किसी की हत्या तो कर ही नहीं सकते आप, कानूनन अपराध है, तो उस पीड़ित परिवार के लिए क्या ये भरपाई नहीं होगी तो पूरे जीवन भी वो तो नहीं जानते ना, उनको सजा मिल रही है, खुश है कि क्या कर रहा है। लेकिन अगर हर महीने उनको एक मुफ्त एक राशि एक जो है वो उनको अगर दी जाएगी तो उससे लगेगा ना कि हर महीने वो भर रहा है। परिवार का भरण पोषण भी उसकी जिम्मेदारी है, अगर आपने किसी के परिवार का चिराग अगर आपने छीना है। तो ऐसे कानूनों में चेंजेस अगर आएंगे तो निश्चित तौर पर पीड़ित को जो उससे कमाई भी उसके जेल में होने वाली है, अगर वो आधी राशि उसको और आधी राशि उसके फैमिली को अगर भेजी जाए, मैं ये नहीं कहता हूँ उसके परिवार को भी नहीं भेजी जाए, बिल्कुल भेजी जाए। कभी कभी परिस्थितियां अपराधी बना देती हैं, ठीक है, लेकिन आधी राशि पीड़ित परिवार को भी अगर दी जाए तो इससे बहुत हद तक सुधार लोगों में आएगा। लोग एक दूसरे से सबक लेंगे और सीख भी पाएंगे, और बाहर आकर के जो लोग 10 साल, 5 साल, 7 साल की जो जेल काट के आएंगे उनमें क्या होगा, बदलाव ही आ जाएगा कि भाई अब दोबारा जेल नहीं जाना है। वो मीडिया के सामने आकर के कहेंगे देखो भाई हम तो हमने ये जल्दबाजी में किया तो हमारी कमाई का जो है आधा हिस्सा तो हमने उसी परिवार को दे दिया। हालांकि वो इसके हकदार थे नहीं थे, वो उसका भले ही ना मानना हो, लेकिन कानून में ये चीजें क्या होनी चाहिए, इससे आप कितना सहमत हैं और किस तरह के, जो क्योंकि मैं सुझाव हमेशा उस टाइप के देता हूँ ताकि समाज में लोगों को लगना चाहिए कि सही एक सुझाव है, एक सही कानून इस तरह के अगर बने तो क्यों किसी को सजा दे दो, फांसी दे दो, उसका क्या परिवार कैसे जिएगा? उसको कौन सा आपने 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख दे दिए, वो परिवार कैसे जिएगा? फांसी देने से क्या उसके परिवार को जो चीज छीन गई है, जो रोजी रोटी उसकी छीन गई, वो कैसे पूरी पूर्ति होगी? जी। आपने सही कहा सर, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ।
कि परिवार को इससे सपोर्ट मिलेगा। जिनके मान लो के लिए एक ही बेटा है और वो जेल में चला गया है, तो ऐसी स्थिति में उनके पीछे परिवार क्या करेगा? आपने बात सही कही है। और जो उनकी कमाई होती है उनका आधा हिस्सा जेल के कैदी के रूप में उसके लिए उपयोग होगा, तो आधा हिस्सा परिवार को मिलना ही चाहिए। लेकिन ये उन माता पिता को एक और राहत पहुंचाती है जिनके बेटे वास्तविक रूप से अपराधी हैं। वास्तविक रूप से अपराधी हैं तो वो बच्चे तो जेल सजा के ही लायक थे। वो बाहर रह के तो माता पिता को कुछ देते ही नहीं थे। इससे तो कम से कम माता पिता को ये राहत मिलेगी कि उनके पास एक रकम आएगी जिससे वो जीवन यापन कर सकते हैं। बाहर में तो बच्चा भी उनको तंग करते रहता है और कुछ मिलता भी नहीं था। कम से कम उनके पास एक राहत राशि तो पहुंचेगी, तो ये उनके लिए अच्छी बात है। लेकिन जो बिना वजह के सजा काट रहे हैं, और कुछ इस स्तर के भी आपको मिलेंगे सर इसमें, कि जो बेरोजगार हैं या कुछ काम नहीं करते हैं, उनके लिए तो एकदम खुशी की लहर भी हो जाएगी सर कि उनको बेरोजगारी में रोजगार मिल जाएगा। नहीं उनके ऐसा, लिए रहने को देखिए घर दो नहीं चीजें है, हैं। रोजगार नहीं है। वो ठीक है, लेकिन कोई भी जेल जाना नहीं चाहता है। सब जानते हैं कि जेल एक बहुत बड़ा जो है, वहां पर जिस तरह से रखा जाता है, न खाने का न पीने का, और जिस तरह से जेल लोग काटते हैं, सब जेल से तो हर व्यक्ति डरता है। चाहे कोई भूख से मरा ही क्यों न जा रहा हो, लेकिन वो जेल नहीं क्या नहीं जाना है। चाहेगा, पसंद नहीं करेगा कि मैं जेल में जाऊं। अगर आप एक भिखारी को आप बोल दें कि आप ये काम कर लीजिए और हम आपको ये काम करवा देते हैं, वो काम नहीं करेगा। मतलब जेल एक ऐसी जगह है जहां पर भूखों तो लोग मरना स्वीकार कर लेंगे, लेकिन जेल किसी भी वजह से जाना स्वीकार नहीं करेंगे कि हम जेल जाएं और वहां की रोटी खाएं, क्योंकि वहां की रोटी सबको पता है कि कैसी है। तो लोग बाहर मरना स्वीकार कर लेंगे, जेल में तो जाकर के जेल ही, अगर जेल वास्तव में स्वर्ग जैसी कोई अनुभूति होती तो फिर नर्क जैसी अनुभूति कहाँ होगी। तो उनको पता है अगर कुछ पृथ्वी पर कोई नर्क है तो वो जेल ही है, जेल ही है। तो जेल तो कोई नहीं जाता है, लेकिन इनसे क्या है, बहुत सारी चीजें भरपाई हो सकती है। जोशी साहब, आपसे भी एक लास्ट कमेंट लेते हैं। आप कितना सहमत हैं कि क्या वास्तव में इससे समाज में सुधार की एक कुछ बड़े चीजों पर, जैसे मैंने कहा मर्डर हो गया, महिलाओं के शोषण पर हो गया, दहेज एक, दो चार चीजों पर भी लगा दिया जाए शुरुआत में कि पीड़ित परिवारों को पैसा दिया जाए, चलो बड़ी चीजों पर नहीं, एक दो कानूनों में भी अगर ऐसा प्रोविजन कर दिया जाए, प्रावधान कर दिया जाए, तो क्या ये राहत नहीं होगी उन परिवारों को? जी। निश्चित ही परिवार के लिए राहत वाली बात होगी, लेकिन उस पीड़ित परिवार को भरपाई के रूप में रकम मिलना शुरू हो जाएगी तो ठीक होगा। लेकिन माता पिता को भी इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि उनके बच्चे जो हैं किसी अपराध के दलदल में न फंसे। उनको अपने बच्चों की निगरानी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपराधिक घटनाएं ये निरंतर कैसे बढ़ कर रही सकते हैं। हैं? चलो ये नहीं, इस पर आप माता पिता का आप ले आए हो। मैं आपको बता दूं कि विद्यालय में पहले पीटे जाते थे, और सही मायने में पीटे जाते थे, जिनको कहते हैं हम पीटे जाते थे। आज तो डांटना ही पीटना समझ लेते हैं बच्चे। तो अब आप अगर मारते हैं तो आपकी नौकरी जाएगी, आप सस्पेंड हो जाएंगे, आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपका आपका जेल जाना तय है। तो एक गुरु के लिए जब इतनी चीजें जो हाथ से हम कहते हैं कि एक भविष्य एक जीवन पनपता है, उसको आप पनपने ही नहीं दे रहे हैं। जहां पहले से निकल करके लोग प्रधानमंत्री की पोस्ट तक पहुंच गए। अब पत्रकारों की जैसे मैं बात करूं, इस देश को कितने पत्रकार हमने दिए। भगत सिंह पत्रकार थे, मतलब देश का शहीद आजम पत्रकार। देश का पहला राष्ट्रपति वो भी पत्रकार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मतलब हमने देश का पहला राष्ट्रपति भी एक पत्रकार के तौर पर दिया, देश का राष्ट्रपिता भी हमने पत्रकार के तौर पर दिया। संविधान निर्माता और संविधान निर्माता के 299 सहयोगी वो भी हमने पत्रकार दिए। इस देश में प्रथम प्रधानमंत्री जो बने वो भी पत्रकार बना। उसके बाद में चार चार प्रधानमंत्री, अटल जी, हमारे जो है चंद्रशेखर जी, ये भी पत्रकार जो है बनते हैं। आप सोचिए कि आज पत्रकार प्रधानी तक का चुनाव लड़ने से डरता है। प्रधानमंत्री के पद तक तो बहुत बड़ी बात है, पहले जो लोग समस्या समाज की उठाते थे वही वहां सिस्टम के अंदर भी थे, तो समस्याएं हल होती थी। आज जो समस्याएं उठाते हैं वो उठाने तक ही सीमित हैं, और जो नहीं उठा पा रहे हैं, आप बताइए कि नरेंद्र मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठ रहा है, वो एक अलग विषय है।
लेकिन नरेंद्र मोदी जी आज किस क्लास को इंटरव्यू दे रहे हैं? अक्षय कुमार को 10वीं फेल पत्रकार है, एक एक्टर है। आप सोचिए 10वीं फेल व्यक्ति को अगर आप इंटरव्यू देंगे तो फिर पढ़ाई लिखाई की तो आपने ऐसी कम तैसी कर दी। आप दूसरा इंटरव्यू देते हैं, पॉडकास्ट आता है, वो भी आप 10वीं फेल को देते हैं। तो इस तरह की अगर आप चीजें आप अगर लाएंगे, हमारे आज देश के लोग समझते नहीं है एजुकेशन को, कि फिर उन पत्रकारों का क्या होगा। आप कम से कम पढ़ाई लिखाई तो आप देख लीजिए, अक्षय कुमार से भी बेहतर बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, आप उनमें चुन लेते, अजय देवगन को चुन लेते, और भी लोग थे, अनुपम खेर को चुन लेते, उनकी पढ़ाई अच्छी है, भाजपा के समर्थक भी हैं। तो बात यह है कि आप भले ही अगर समर्थक आप ढूंढ रहे हैं तो कम से कम ऐसा तो आप ढूंढिए कि जो समाज में आप एक मैसेज दे सके, सवाल पूछने की क्षमता भी है। तो आप बहुत सारे लोग हैं, आप क्या चुन रहे हैं? आप सोचिए कितने वर्षों से पत्रकार सिस्टम के अंदर ही नहीं है। विधानसभा में कहीं कोई आरक्षित सीट नहीं है, आरक्षित तो कभी नहीं थी, फिलहाल को थे। पत्रकार शहीद हो जाते हैं, क्या शहीद नहीं हुए? अभी 4-5 दिन पहले ही सीतापुर से, एक सप्ताह पहले खबर आई कि वहां उसको मार दिया गया। अब पत्रकारों के साथ में क्या हो रहा है? आज तक क्या शहीद नहीं हुए? हमारे शहीद कितने पत्रकार हो गए? पूरी क्रांति में जितने भी पत्रकार थे वो सारे के सारे पत्रकार ही थे। अखबार से क्रांति और क्रांति से फांसी तक सीधा जाते थे। स्वराज एक अखबार था जिसके लगभग 67-68 एडिटरों को काला पानी की सजा हो गई, सिर्फ एक लेख छापने से, कविता लिख देने से। आप सोचिए, काला पानी की सजा हो जाती थी। स्वराज अखबार नाम अगर आपने लग दिया, स्वराज शब्द कहीं भी लिखा मिल गया तो आपको काला पानी की सजा, यहां तक भी प्रतिबंध था। तो पत्रकार के आज तक शहीद नहीं हुए, लेकिन एक भी पत्रकार को शहीद का दर्जा नहीं मिला। अरे जिस जगह पत्रकार मारा जाए उसी जगह आप उसका चौराहा बनवा दीजिए, मंदिर आप बनवा दीजिए, मजाल है कि लोग मारना बंद कर देंगे। लेकिन पत्रकार पत्रकारों के साथ में नहीं खड़े हैं। आज बजट में, चाहे राज्य का बजट हो चाहे केंद्र का हो, पत्रकार गिनती में नहीं आते। जो बजट में है वही गिनती में है सरकार की। पत्रकार कहीं कोई मायने नहीं रखता है किसी भी चीज के लिए। न पत्रकार के लिए वृद्ध पत्रकार पेंशन योजना है, न उनके लिए विकलांग दिव्यांग पत्रकार परिवार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया, न शहीद पत्रकार कल्याण बोर्ड का गठन है, कहीं कुछ नहीं। आप सोचिए, हर समाज में जो एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, आप उसके साथ ज्यादती ही कर रहे हो। ना उनके लिए कोई विशेष अधिकार है, ना उनके लिए कोई विशेष चीजें हैं। तो मैं वहीं पर आता हूँ कि किसी को तो बहुत अधिकार दे दिए समाज ने और किसी को कोई अधिकार नहीं दिया, जबकि उनके वास्तविक अधिकार होने चाहिए थे। अगर इस देश के अंदर कोई फिर से दोबारा अगर कोई प्रधानमंत्री अगर पत्रकार बनेगा, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा, चंद्रशेखर जैसा, तो निश्चित तौर पर बदलाव आएगा, क्योंकि वो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और वो ऊपर अगर पद ले रहा है तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ बड़ा करेगा। अटल जी की ही एक लंबी सोच और दूर दृष्टि जो थी, अटल जी की, आडवाणी की, दोनों ही पत्रकार थे, अखबारों पर सो जाया करते थे। तो अब समय भी जो है हो गया है, लेकिन हम इसी तरह की चीजों को आगे लाते रहेंगे। और अपने दर्शकों को बता दूं कि आने वाले समय में आप फिर से में एक बात, छत्तीसगढ़ की बात को आप जो है, मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा। प्रतिभाएं इस देश में चाहे कोई भी क्षेत्र हो मोहताज हैं। यहाँ पे प्रतिभाओं का सम्मान होते हुए आप नहीं देखेंगे, लेकिन आज का जमाना चापलूसी और चाटुकारिता का आपको देखने को मिलेगा। जो ज्यादा चापलूसी कर रहा है, जो ज्यादा चाटुकारिता कर रहा है, वही शिखर तक पहुंच रहा है। और जो ईमानदार है, जो प्रत्यक्ष रूप से मेहनत कर रहा है, वास्तविक रूप से पत्रकारिता कर रहा है, आज उस पत्रकार को कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। आज आप देखेंगे सरकार से जो अनुदान या जो भी पैसा वगैरह विज्ञापन सरकार देती है, उन्हीं लोगों को देती है जो उनके आगे पीछे घूमते हैं, उनके समाचारों का संकलन करते हैं, उनके समाचारों को झूठी वाहवाही प्रकाशित करवाते हैं। और जो वास्तविक में जो जमीनी धरातल पर जो पत्रकार वास्तविक हकदार है, जो व्यक्ति, उस व्यक्ति की कोई पहचान नहीं है। और केवल पत्रकारिता का ही क्षेत्र नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी प्रतिभाएं हमारे देश में मोहताज हैं। प्रतिभाओं का सम्मान होते हुए आप नहीं देखेंगे। वास्तविक प्रतिभाएं आज भी काफी मतलब नीचे हैं, लेकिन जो केवल चापलूसी और चाटुकारिता कर रहे हैं, आज वो पैसे भी कमा रहे हैं और अन्य लोकप्रियता भी हासिल कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारे साथ में हमारे दो खास मेहमान थे, गिरीश चंद्र जोशी जी, सीमा शुक्ला जी। अब आपको हर रोज स्क्रीन पर देखने को भी मिलेंगे और आपको इनकी बात भी सुनने को मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। और कोई सवाल अगले आप डिबेट में चाहते हैं कि आप हमारे किसी भी पैनलिस्ट से कोई सवाल आपको करना है तो आप हमें लिख करके भेज सकते हैं। वो आपके नाम के साथ, फोटो के साथ और आपके सवाल के साथ बाकायदा हम स्क्रीन पर भी दिखाएंगे और सवाल हम पूछे भी
और हमारी कोशिश यही रहेगी कि छत्तीसगढ़ का अगर कोई मुद्दा है तो हमारे चैनल पर वो छूटने न पाए, उसको हम बिल्कुल उठाएंगे और तब तक उठाएंगे जब तक जो जिम्मेदार अधिकारी हैं या जिम्मेदार प्रशासन है या जिम्मेदार सरकार है जब तक नहीं जाती है, क्योंकि जो हमारा काम है उसके लिए वचनबद्ध। जय हिंद, वंदे मातरम। जय नमस्कार।